जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RS एजुकेशन चैनल पर। मैं राउत सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो कि जिसको देखने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है आपको पता चल जाएगी। ये क्या है? ये वो चीज है जो कि 2022 में यानी कि पिछले साल जो मैट्रिक में पूछी गई थी, एक सीमित सिलेबस को लेकर के। उस सीमित सिलेबस के लिए जो आपको दिए गए थे एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उस ऑब्जेक्टिव टाइप की इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही मोड में एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आपको दोनों तरफ से तैयार होना है। पिछले बार जो सीमित सिलेबस दिए गए थे, उसी सीमित सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए थे। इस बार सिलेबस पूरा है, यानी कि जितना आपके किताब में पूरा सिलेबस से आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 आएंगे। यानी कि पिछले बार तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही थे 40 अंक का, लेकिन इस बार 40 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर अगला 40 अंक का फिर सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव अंक की तैयारी आपको कैसे करना है, किसी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो किस तरह से आएगा, इसके लिए जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी। तो इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले बार 2022 में पूछे गए थे वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, भले ही आंसर इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर आपको अपना एक लेवल सेट करने का पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ना सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, बल्कि इस क्वेश्चन का मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। इस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से डील भी कर पाएंगे। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना भी एक तरह से पैमाना के रूप में इसे ले सकते हो कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के भीतर। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पूछे गए थे, मैं आप सबको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है JSC, झारखंड अधिविद्य परिषद। तो झारखंड ने जो जैक ने जो पूछा था, ये 2022 का क्वेश्चन क्या है, उसका सही उत्तर क्या होगा और किस कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। तो चलिए साथियों, फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 ये क्या कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 120 का आबादी गुणनखंड है, तो इनमें से कौन सा है। उस साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ था, लेकिन हमने ABCD लिख दिया। चलो ऑप्शन ABCD से दे या 1, 2, 4 से दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस सही आंसर को चुनना है। तो फिर हमें यहाँ पर लॉजिक किस चीज का है कि आबादी गुणन का है। तो आबादी गुणनखंड क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो ले जो संख्या है उसका हम लोग आबादी गुणनखंड निकालते हैं। आबादी गुणनखंड आबादी संख्याओं से करते हैं। आबादी संख्या क्या क्या है, आबादी संख्याओं की एक सीरीज याद रखना, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23, 29, इस तरह से डॉट डॉट फिर आगे मिलती है। तो इन आबादी संख्याओं के गुणे गुणे के रूप में लिखना ही आबादी गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप सभी को पता है तो यही ध्यान रखना कि हमें आबादी संख्या के टुकड़े में लाना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं 2, बात करेंगे इसको। 2, 4, 12, 0 का 0। जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से करेंगे। 2 के 0 का 0, फिर 2 से करेंगे। 2 1 2, 1 बचा, यहाँ से 10 बच गया। 2 5 10, अभी तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएंगे। 3 5 15। जब नीचे खुद आबादी संख्या आ जाए तो आपको पता है फिर से जाएगा नहीं। तो इसी 120 को हम कैसे लिखेंगे, इसी 120 बराबर जो भी इस साइड से लेकर के नीचे तक गुना गुना में आते हैं उसे गुना गुना में लिख देते हैं। 3 गुना 5। इसी चीज को जो रिपीटेड है उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 का घात 3 गुना 3 गुना 5। आपका ऑप्शन फिलहाल इस रूप में है। किस रूप में है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो फिर हमका यही आंसर हो जाएगा। ए नंबर में है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अगर यही ऑप्शन आपको इस तरह से घात के रूप में लिख देता कि 2 गुना 2 का घात 3 गुना 3 गुना 5, तो भी ये सही आंसर होता। आपको ऑप्शन देखना है कि किस रूप में दिया हुआ। अगर घातांक रूप में दिया हुआ तो ये वाला, और बिना घातांक में दिया है तो इस रूप में। तो इस तरह से तुरंत हो गया है। अगर आपको आबादी गुणनखंड पता है तो इस 1 नंबर हासिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में क्या सवाल है। क्वेश्चन 2 ये भी आबादी गुणनखंड से ही संबंधित है। आबादी गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान क्या है। यानी कि ये अभी गुणन टुकड़े में दिए हुए उसके मान बताना है। पहले मान दिया हुआ था, टुकड़े बताने थे। नॉर्मली इसको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया पता नहीं, 24 दिया पता नहीं, हम अपना गुना कर देंगे। 3 चौका 12, 1 से 3 नीचे 7, तो हो गया 72। मेरा आंसर क्या होगा 72। बस ये भी हो गया तुरंत से। चलो ये भी हो गया खत्म। नेक्स्ट
क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ निकालें। 6 और 20 का एचसीएफ। साथियों ये क्वेश्चन ये चेंज हो गया है, ये एचसीएफ से रिलेटेड है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मतलब होता है क्या? हाईएस्ट, फिर कॉमन सी से, कॉमन एफ से फैक्टर। यानी कि बड़ा से बड़ा वो क्या चाहिए? एक फैक्टर चाहिए जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके। ध्यान रखना एचसीएफ ऐसा संख्या आएगा जो इन दोनों में से छोटा वाला के बराबर होगा या छोटा वाला से भी छोटा होगा। क्यों? छोटा वाला के बराबर होगा तभी तो उसको भी फिर अगला को भी भाग कर पाएगा, या फिर इन दोनों में से छोटा होगा तभी तो दोनों को भाग कर पाएगा। ठीक है, कहने के लिए एचसीएफ है। ठीक है, वो फैक्टर में से बड़ा होगा, इन दोनों में से बड़ा तो नहीं। तो इसके लिए आपको कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ऑप्शन से जांच लें, है ना। देखो तो 2 है, क्या 2 के पार्ट में दोनों आएंगे? जी हाँ आएंगे। 6 से जांच कर लो, 6 तो आएंगे लेकिन 20 नहीं आएंगे। 20 का में तो 20 तो आएंगे लेकिन 6 नहीं आएंगे। 60 का में तो दोनों नहीं आएंगे। यही मेरा आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको सॉल्यूशन नहीं पूछे जाएंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका नहीं पूछा जाएगा कि कैसे सॉल्व किए हो। ये तो यही से पता चल रहा है कि 2 से ही, इन सबों में से ही बड़ा से बड़ा संख्या तो 2 ही है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। आपका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, किस रूप का होगा? पूर्णांक है m कोई पूर्णांक है तो उनके लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा? जितने भी हम लोग विषम संख्या लिख सकते हैं उस विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? क्या सभी विषम संख्या को हम m के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, गलत बात है। m लिख देंगे वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अकेले विषम को हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्या 11 को हम अगर m लिख देंगे तो क्या हम 12 को m नहीं लिख सकते हैं? क्या 13 को भी हम m ही लिख देंगे? नहीं होगा, है ना। तो ये इसका कोई मतलब नहीं बना कि हम m के रूप में नहीं जा सकते। 2m, अगर किसी भी संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे, चाहे वो सम भी हो, सम संख्या को 2 से गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अगर विषम संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि जब जब हम 2m से कर रहे हैं हर हाल में क्या हो जा रहा है? वो सम में बदल जा रहा है। तो फिर हम विषम संख्या को ऐसा भी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। m+1 पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है, मान लो ये 2 है, 2 एक पूर्णांक है, उसे हम +1 के रूप में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपको लगेगा चलो ये तो विषम हो ही गया ना। लेकिन अगर हम 3 भी तो पूर्णांक है, इस पूर्णांक को अगर +1 कर देंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। ये भी सम काम हुआ, ये भी सम नहीं हुआ, तो ये भी सही आंसर नहीं है। आप खुद आप समझ लीजिए, शुरुआत का तीनों क्वेश्चन सही नहीं है तो चौथा क्वेश्चन अपने आप सही होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन देखिए कैसे है, कोई पूर्णांक है, मान लो 3, ठीक है। 3 को आप 2 गुना करोगे, 3 को 2 गुना करेंगे जैसे 2m लिखा हुआ है, उसके बाद उस पर हम +1 करेंगे तो 2 × 6, 6 + 1 = 7। ठीक है, ये 3 को लिए थे तो 7 मिला, विषम संख्या मिला ना, सही बात है। 9 ले लो, अच्छा कोई सम संख्या ले लो, 8 ले लिया। 8 को हम क्या करेंगे? 2 गुना, फिर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 2 × 8 = 16 + 1 = 17। अरे बाप रे, यहाँ सम संख्या लिए थे तब भी हमें इस 2m+1 के रूप में लिखे तो 17 आया, और यहाँ विषम संख्या लिए तब भी 2m+1 के रूप में लिखा तो विषम संख्या आया। इसीलिए इस रूप में ये होता है, वैलिड होता है, सही होता है कि किसी भी पूर्णांक को अगर आपको विषम संख्या के रूप में दिखाना है तो उसे 2m+1 के रूप में लिखना होगा। अगर ये भी खत्म हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 की बात करें तो इसमें y = px का ग्राफ दिया है। ये वाला y = px का ग्राफ है। बहुपद px से शून्यकोण की संख्या। साथियों ये बहुपद चैप्टर में हमने पढ़ा दिया है, ये बहुत इजी चैप्टर होता है। कि इसमें क्या होता है कि जितनी बार काटेगा, x अक्ष को जितनी बार काटेगा ये वाला ग्राफ, उतने उनके शून्यकोण होंगे। यहाँ एक बार काटा 1, यहाँ एक बार काटा 2, यहाँ एक बार काटा 3, शून्यकोण की संख्या हो गई 3। बहुत आसान होता है साथियों, मैट्रिक में ये हर बार पूछता है, हर साल पूछता है। यहाँ से जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसका आपको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। शून्य निकालना है ना, क्या करेंगे तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको =0 कर दो, x² - 3 = 0। इसको हमने बदल दिया किस रूप में? इस रूप में। ऐसा करने पर अब ये देखिए, इसको हम चाहें तो किस रूप में लिख सकते हैं? x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या?
√3 को √3 से गुना करेंगे तो फिर 3 मिलेगा ना। जी हाँ, इसका क्या फायदा आपको। अच्छा, जो a² माइनस b² आप क्या करते थे ना, एक बार a प्लस बी लिखते हो, फिर एक बार a माइनस बी लिखते हो, है ना। इसी चीज को आप इसको a² माइनस b² के रूप में आया है ना, तो एक बार a प्लस, अच्छा सीधा हम a की जगह पर जो है उसे ही लिख देते हैं, एक बार a प्लस बी, दूसरे बार a माइनस बी। तो फिर होगा क्या, एक बार हो जाएगा x प्लस √3 और दूसरा बार हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। ऐसा कंडीशन आया तो एक बार देखो इतना गुना में है ना, इतना गुना में है, अगर ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाए तब इसका मान क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाए तब क्या होगा। तो x प्लस √3 अगर 0 हो जाता है तो उस समय x का मान क्या हो जाएगा, माइनस √3 होगा। और जिस समय x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, उस समय x का मान √3 हो जाएगा। मुझे पता है कि जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद का जब शून्यक निकालेंगे तो दो तो शून्यक निकलता है, तो इसी क्रम में हमारा एक माइनस √3 होगा, दूसरा प्लस √3 होगा। तो जहाँ इस रूप में ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए में दोनों प्लस में है, बी में दोनों माइनस में है, सी में एक माइनस में एक प्लस में, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। इतना सा बेसिक आपको पता रखना है तो आपको शून्यक निकालने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कैसा है। क्वेश्चन 7, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है, तो बहुपद क्या है। अच्छा, बहुपद से सवाल है और उनके जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों के बीच का जो संबंध है उन पर आधारित ये सवाल है। तो क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो हमें भी इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इसका आंसर आपको निकलेगा। आपको क्या पता होगा, शून्यकों का योग क्या होता था, शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होता था, योग होता था -b/a, है ना, -b/a। और यहाँ पर -b/a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3। नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 लगा सकते हैं। जी हाँ, लगा सकते हैं। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपको b इक्वल टू a मतलब b/a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/a। ठीक है। दूसरी बात क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला लिखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, और यहाँ पर गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2। बटा नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर c/a कुछ कट होने वाला तो है नहीं, 2/1 है ना। इस स्थिति से देखना, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस अनुपातों में से a b c का मान तुलना करके निकाल लेते हैं। a का मान यहाँ भी 1 है और जो पहले वाले से यहाँ भी a का मान 1 है। तो अभी a का मान दोनों जगह सेम है तो हम सभी जगह क्या लिख सकते हैं, तो फिर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या, b इक्वल टू ये वाला 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या, c इक्वल टू यहाँ से तुलना कर लेंगे 2 हो जाएगा। तो a b c, अभी मानक रूप कैसा होता है, ax² + bx + c होता है बहुपद के लिए। तो a की जगह पर 1 बिठा दीजिए, b की जगह पर 3 बिठा दीजिए, c की जगह पर 2 बिठा दीजिए, यानी कि x² + 3x + 2 ये मेरा हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन मेरा सही है। साथियों, आपको इसके लिए क्या चाहिए, शून्यकों का योग जो ये होता है -b/a, ये जानना होगा। -b होता है, इधर वाले के साथ हमारा कट गया है। ठीक है। द्विपद, ये जो बहुपद है, बहुपद वाला मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लेना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और इसे आसानी से बना सकोगे। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि नेक्स्ट है। देखते हैं साथियों क्वेश्चन 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, समीकरण लिखा है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का, ये दो समीकरण है ना, ये दो समीकरण है, ये वाला और ये वाला। इन दो समीकरणों में अगर उनके गुणांकों की तुलना करोगे तो ये स्थिति प्राप्त होगी। a1 और a2 का जो अनुपात होगा वो b1 और b2 के साथ तो बराबर होगा, लेकिन b1 b2 का जो अनुपात है वो c1 c2 के साथ बराबर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए उनके हल क्या होंगे, क्या कोई हल नहीं होगा, क्या ये इस स्थिति में एक अद्वितीय हल होगा, क्या अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या फिर ओनली 2 हल होंगे, क्या हल होते हैं। साथियों, इसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है, अगर कभी भी आपको 2 समीकरण इस तरह से ये समीकरण का निकाय दे दिया जाए, उनमें से अगर ध्यान रखना a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में एक अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली यूनिक, सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं। ठीक है, एक हल होते हैं से मतलब है कि क्योंकि ये तो दो चार वाला समीकरण है तो दो वो हल ऐसे मिलेंगे, फिक्स होगा वही दोनों होंगे, है ना। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में अलग अलग होता है। दूसरा स्थिति क्या होती है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 के साथ बराबर नहीं है, जो कंडीशन हमें यहाँ दिया हुआ। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए अच्छा रेखाओं, अगर हम लोग उस समीकरण का रेखा खींचते हैं ना, इसके लिए एक नंबर के लिए जिस समय A1 और A2 B1 B2 बराबर नहीं है, उस समय इस तरह से रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही एकमात्र बिंदु उसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही हल होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इस पर दूसरा केस की, जब जिस समय A1 A2 B1 B2 के साथ बराबर होता है लेकिन C1 C2 के साथ बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में जो रेखाएं होती है ना एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे का पैरेलल हो जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काट नहीं पाएगी, तो इसका जो वैल्यूज है कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, उसका वैल्यूज कभी भी इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। यही कंडीशन मेरा क्वेश्चन में है, इसलिए फिलहाल के लिए मेरा सही आंसर भी यही होगा। लेकिन साथियों इस पर आधारित और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि एक नंबर सिचुएशन ये भी है और तीसरा नंबर और एक है कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के साथ C1 बट्टा C2 सबका अनुपात बराबर है, इस कंडीशन में क्या होगा, रेखा एक दूसरे के समानुपाती होगी, एक के ऊपर दूसरा होगा, है ना। तो हर एक बिंदु एक दूसरे समीकरण को संतुष्ट करेगी, इसलिए इसमें क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। तीन कंडीशन होती है, ये रेखाओं के साथ भी है, पहला स्थिति में प्रतिच्छेद, दूसरा में समानांतर और इसमें समपाती। ऐसा इक्वेशन ना देकर के आपको इस तरह से प्रतिच्छेद, समानांतर और समपाती शब्द लिख के करके भी पूछ सकता है। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो किसी भी तरह से पूछिए, आप इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल पर। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में ये चीज दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म में 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। हल मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि दोनों इक्वेशन के लिए x और y का मान क्या होने चाहिए। साथियों इसको सॉल्व करने के लिए आपको तीन तरीके बताए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। इन सारे तीनों विधियों को इस्तेमाल करके आप कोई एक तरीके से इसका x और y का मान निकाल सकते हो। इसमें से साथियों सबसे आसान होता है विलोपन विधि, इसलिए हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको रफ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको जो अच्छा लगे उसी से करना। मैं आपको बता रहा हूँ विलोपन में 2x - y = 5 है ना, 5 इधर ले आएंगे तो -5 = रहने दो ना, क्या दिक्कत है, उधर ही साइड 5। ठीक है, दूसरा क्या है 3x + 2y = 4। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई एक को विलोपित करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ y है, यहाँ 2y है, इसको अगर हम 2 से पूरा को गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ 2 आ जाएगा ना, यहाँ चेंज होगा लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ y को कैंसिल करना है। तो अगले बार में क्या लिखेंगे, तब तो 2 दूनी 4x, फिर यहाँ 2 से गुना हो जाएगा 2y = 2 × 10। इस नीचे वाले इक्वेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वही रहेगा और यहाँ 4 वही रहेगा। देखो ये प्लस माइनस सिंबल अलग अलग है ना, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो ये दोनों कट जाएंगे और 4 3 यहाँ हो जाएगा 7x और 10 4 हो जाएगा 14। x = क्या हो जाएगा मेरा 7 दूनी 14, यानी कि x = हो जाएगा 2। x का मान तो एक तो मिल चुका है, अब इस x का मान को कोई एक समीकरण में बिठा देंगे तो y का मान मिल जाएगा। चलिए इस समीकरण जो x का मान है इसको हम लोग उसमें बिठाते हैं, x का मान समीकरण 1 में। ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यही क्वेश्चन आपका अगर सब्जेक्टिव तरफ में आता है तो उस समय आपको ये लिखना जरूरी होगा कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, फिर ये सब। ठीक है, आपको ये फटाफट से सॉल्व, ये x का मान सीधा यहाँ बिठा दिया, 2 × 2 - y = 5, 2 दूनी 4 - y = 5, तो y = हो जाएगा 4, उधर जाके क्या हो जाएगा 5 से 4 घटाओ 1 होगा, y = हो जाएगा -1। तो टोटली आपको क्या मिला, x = 2 और y = -1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं,
ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 ले, पहला ही ऑप्शन सही है। फिर भी आपको लिख देते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, c इक्वल टू दिया हुआ है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, d दिया हुआ है x इक्वल टू -3 y इक्वल टू -1। साथियों सही आंसर जब मिल गया तो बाकी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सब टाइम पास में से बात हो गई। जितने सारे विकल्प होंगे उतने आपको भटकाएंगे। विकल्प आपको भटकाने के लिए होता है, संकल्प आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख करके चुनेंगे कि इसमें से कौन सही होगा। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली अपने हिसाब से सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा यही प्योर होगा। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 ये हमारा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। बात करते हैं जब क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अभी अभी जो हमने लिखा था ना उसी में से, ठीक है, इसी में से एक नंबर कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया था, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया था, एक हल मिला था, एक हल अद्वितीय हल। दूसरे कंडीशन में क्या था, रेखाएं एक दूसरे के एकदम समानांतर है, कभी प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं मिला, है ना, कोई हल नहीं मिला। तीसरा कंडीशन था रेखा एक दूसरे के ऊपर है, समपाती है, इसमें क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल मिले। तो उनमें अभी क्या कहा है, देखो युग्म जिनका हल होता है, तो एक नंबर के लिए भी हल हुआ, 3 नंबर के लिए भी हल हुआ, लेकिन 2 नंबर के लिए कोई हल नहीं हुआ। तो जिस कंडीशन में हल होता है उसी को हम लोग कहते हैं संगत, इसको भी कहते हैं संगत। जिस कंडीशन में हल मिलता है उसे कहते हैं संगत, और जिस कंडीशन में हल नहीं मिलता उसे कहते हैं असंगत। तो देखना साथियों, पिछले बार पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसे क्या कहता है, तो उसे संगत कहा जाएगा। जिसमें हल होता है उसे कहा जाएगा संगत। तो ध्यान रखना, पिछले बार ये संगत वाला पूछा है, तो इस बार जो 2023 में एग्जाम होगी वो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो असंगत से पूछे, है ना। तो इस तरह से आपको संगत असंगत का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस पर आधारित आपको कोई एक भी पूछ सकता है, आपको लॉजिक पता रहेगा तो हर हाल में से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब बात करते हैं क्वेश्चन 11 की, यानी कि अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म ये वाला एक समीकरण है, दूसरा ये के कितने हल होंगे, तो कैसे हम गिनेंगे उसको, कितना गिनते रहेंगे, है ना। इसको गिनते तो नहीं रहेंगे, कितने हल होंगे या नहीं होंगे ये चीज हमें उसी से पता चल जाएगा जिससे हम उनका अनुपात निकालते हैं। पहला समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो ए ये है A1, ये B1 है और ये C1 है। लेकिन साथियों देखना उनका क्या करते हैं, अच्छा चलो नीचे ही लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस का भी इशू होता है। आपको जो समीकरण एक दिया हुआ है आपको रफ में थोड़ा सा करना है, 3x प्लस 2y, उस जो 5 जो बराबर उस साइड है ना इसे इधर लाइए, बराबर की इधर साइड माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। दूसरा है कि 2x माइनस 3y, फिर इसको भी इधर ले आकर -7 इक्वल टू 0। अब इनको अगर मानक रूप से तुलना करोगे, a1x प्लस b1y माइनस है ना ये 2y, फिर c1 करोगे तो इस स्थिति में यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5। देखना चाहते हैं यहाँ माइनस तो माइनस होगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -7। इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, जिस समय आप अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2 यानी कि 3/2, ठीक है, ये निकला। फिर b1 बटा b2, जब b1 b2 निकालोगे 2/-3 होगा, और c1 बटा c2 निकालोगे उस समय क्या होगा, -5 बटा -7, माइनस कट जाएगा, 5 बटा 7 होगा। इस कंडीशन में क्या पा रहे हो, क्या ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 नहीं बराबर है। जब पहला ही दोनों बराबर नहीं है तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जिस समय a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, उस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रतिच्छेद में क्या होता है, एक ही बिंदु ऐसा मिलता है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए ये जो समीकरण के निकाय हैं या सिस्टम है, 2 समीकरण, इनका अगर हम हलों की संख्या पूछा जाएगा कितने हल होंगे, तो ओनली एक ही हल होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो केवल एक हल होंगे, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। साथियों देखिए क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कहता है कि समीकरण निकाय 2x प्लस y माइनस x बराबर 0, उसके बाद 2x माइनस ky माइनस 2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा।
के यहाँ दिया हुआ है ना बी के जगह पर, तो के का मान क्या होगा जिस कंडीशन में ये अद्वितीय हो जाए। तो फिर अद्वितीय का कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, यानी कि एक ही। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। साथियों ये वाला क्वेश्चन में सस्पेंशन है, इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से या फिर क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कहना चाहिए कि अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अद्वितीय होने के लिए हम जो नहीं होना चाहिए वो तो बता पाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए ये निश्चित कैसे बताएंगे। देखो कंडीशन क्या होता है, आखिर में बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। अगर पहला इक्वेशन हम लोग लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इस कंडीशन से a1 इक्वल टू क्या मिला 2 और b1 इक्वल टू क्या मिला 1 और c1 इक्वल टू मिला -6। दूसरा क्या है 2x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस समय a2 इक्वल टू कितना है 2, उसके बाद b2 इक्वल टू क्या है -k, c2 इक्वल टू क्या है -2, ठीक है। अद्वितीय होना चाहिए ना, अद्वितीय वाला कंडीशन क्या है यही तो लिखे हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, ठीक है। फिर b1 कितना है 1, b2 कितना है -k, ठीक है। ऐसा है ना, बिल्कुल ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 2 कटेगा तो यहाँ भी हो जाएगा 1 1, तो -k इधर आ जाएगा, तो -k इक्वल टू 1 उधर जाके 1 होगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो ये इक्वल टू नहीं है, ये भी बराबर में नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन मेरा पूछा है कि k का मान क्या है, लेकिन मेरा ये आया है कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, है ना। k का मान -1 नहीं होगा, -1 ना होकर के कुछ भी आ जाए वो अद्वितीय होगा। कारण समझिए देखना, क्योंकि 1 बटा 1 तो a1 बटा a2 से आ चुका है, ठीक है। और b1 का मान भी फिक्स है कि 1 है, b1 का मान भी फिक्स है 1 है, ठीक है। और यहाँ पर k माइनस में है, ठीक है, k किस में है माइनस में है, k का मान माइनस में है, k का मान माइनस में है। फिर अगर -1 अगर वैल्यू आता है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो इस स्थिति में तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो अद्वितीय कैसे होगा, समझ रहे हैं बात को। तो 1 बटा 1 ये है, तो इसको 1 बटा 1 नहीं होना चाहिए तभी वो अद्वितीय होगा। या क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि होने के लिए k का मान क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में मेरा आंसर हो जाता -1। k का मान -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 हो जाएगा तो उस समय अद्वितीय नहीं होगा। -1 को जोड़ करके कुछ भी हो है ना, कुछ भी हो उस समय क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन वाली बात, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि अद्वितीय है तो कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद आप परिमित है तो कैसा होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म ऐसा है, समीकरण का एक जोड़ा जिसमें वो दोनों क्या है युग्म असंगत है। असंगत समझ रहे हो ना, असंगत मैंने बताया था, संगत संगत असंगत यही लिखे थे, याद करो, संगत संगत असंगत। असंगत है तब इसके आलेख रेखाएं कैसे होगी। अरे असंगत, अच्छा संगत असंगत से एक चीज याद आया, जिस समय हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे, यानी कि ना ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे, उस समय संगत असंगत वाली बात कर रहे थे, तो बच्चे क्या कहते थे, संगत मतलब तो होता है सांगो, है ना। संगत मतलब सांगो, यानी कि संगत मतलब सांगो है तो टो हो जाएगा, समझ रहे हो। टो हो जाएगा तो मतलब होता है एक बात बोला जाता है यहाँ पर टो, जिसका इंग्लिश आता होता है टच, TOUCH, टच। एकदम सही लॉजिक बैठता है इसका। संगत है इसका मतलब एक समीकरण का ये रेखा ऐसा है, दूसरा समीकरण का ऐसा है, टो हुआ कि नहीं, टच हुआ कि नहीं, हुआ ना, बिल्कुल। जब टो होगा मतलब समझो संगत है ना मजेदार। टो होगा मतलब संगत है, या ऐसे कह लीजिए कि संगत है तो टो हो जाएगा। दूसरी बात क्या थी, दूसरे टो वाला कंडीशन देखना, एक रेखा ऐसा है, इसी के ऊपर फिर से और दूसरा है, इसी के ऊपर फिर से दूसरा है, इसमें टो हुआ है कि नहीं, टच हुआ है कि नहीं, हुआ है ना, हर बिंदु पर हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी संगत होगा। संगत है तो समझो संगत है। अब रखना किसमें,
तू चली सनम इधर, मैं चला इधर, है ना। तू तो चली इधर, मैं तो चला इधर। इन दोनों के कभी टो होने की संभावना है? नहीं। कभी टच करेंगे? ये पैरेलल रेखाएं कभी भी एक दूसरे पर टच नहीं करती, तो ये नो टच। क्या हो रहा है? नो टच हो रहा है, टो नहीं हो रहा है, तो संगत नहीं होगा ना, इसलिए तो नहीं चल रहा है, संगत नहीं। समझे बात को? संगत कोड़ी वाला हम समझा दिए हैं आपको, ठीक है। एकदम देसी भाषा, इसी को कहते हैं देसी भाषा। टो हो जाएगा, सांगो है। टो नहीं होगा, सांगो नहीं है, संगत नहीं है, ठीक है। मैथ भी इसका पालन करता है, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं इस पर। तो असंगत है, संगत उल्टा हो गया ना, संगत नहीं है तो समानांतर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? समानांतर। ये प्रतिच्छेदी में भी टो होता है, संपाती में भी टो होता है, यानी कि ये वाला कंडीशन संगत का है, ये वाला कंडीशन भी संगत का है। इस बार अगर असंगत का पूछा है तो अगला बार चांसेस है कि संगत के लिए पूछे, इसलिए संगत असंगत दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन है ये नहीं पूछा, बल्कि कौन नहीं है। तो इस रूप में देखेंगे तो हमें साथियों कुछ पता नहीं चलेगा, हमें सोल्व करके देखना होगा, सरल करके देखना होगा। x - 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो, x स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, या माइनस है तो -2ab होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। 2 दूनी 4x प्लस 1 है, उधर में है 2x - 3, ठीक है। x वाले साइड को एक साथ करो, x स्क्वायर, ये 4 और 1 एक साथ जोड़ दो 5, और इधर से 3 इधर ले आओ, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ -4x है, इधर ले आओगे -2x हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा 0। तो फिर x स्क्वायर, ये 5 3 जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, -4 -2 -6x इक्वल टू 0। ये तो द्विघात समीकरण है, एकदम है ना। ये तो द्विघात समीकरण है। हमसे तो पूछा है कौन नहीं है। 2 नंबर जांच करते हैं, ऐसा आपको जांच करना पड़ेगा। x इनसे गुना करना है एक बार, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x, ये 8 का 8 हो गया। उस साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, एक बार x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला से पता है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो एक बार a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह पर 2 है, इसलिए 2 दूनी 4। अब x स्क्वायर का तो कट गया ना, बिल्कुल कट गया। तो x प्लस 8, ये 4 इधर आकर के हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 4 12। साथियों देखना क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है, x मतलब स्क्वायर में कुछ है नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यही तो हमको आंसर तो मिल गया, मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। अब देखते हैं आगे और क्या मिलता है। आंसर मिल चुका है तो फिर आगे हम क्यों बनाएंगे। हमें ये आंसर किसका मिला है, पिछले साल का क्वेश्चन का ना। अगर हम पिछले साल एग्जाम लिख रहे होते और ये एग्जाम ये आंसर आ जाता तो हम बेशक नहीं बनाते, लेकिन हम तो अगले की तैयारी कर रहे हैं ना, अगले बार की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमें सॉल्व करना है। इसको करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करोगे, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3x। उस साइड में है x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर एक साइड करो, ये इधर आकर के x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी द्विघात में है ना, ये भी द्विघात में है। अब डी देखो, डी कैसा है, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है, तोड़ना पड़ेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 2 दूनी 4x, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x। उधर साइड में है x क्यूब माइनस 4, तो फिर ये x क्यूब तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ से हटा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ का प्लस 8, उधर का माइनस 4, इधर आकर फिर से 4 इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 4 हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। साथ में ये भी किस रूप में आपको दिखाई दिया, x स्क्वायर के रूप में। तो यही तो बड़ा लोचा है, लोचा कह लो या फिर क्या कह लो, लोचा तो मत कहो, कुछ और कह लो। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्यूब है, तो यही इसको यह नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा। लेकिन इसको आपने सॉल्व किया तो किस रूप में मिला, द्विघात रूप में मिला कि नहीं मिला। इसलिए आपको यहाँ से सीधा देख करके आंसर नहीं करना है, इसे सरल रूप में बदल करके आंसर करना है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सीधा ये देखा स्क्वायर में है, इन दोनों को देखा कि इन दोनों को गुना करेंगे स्क्वायर में आएगा, यहाँ देखा स्क्वायर, यहाँ क्यूब दिख रहा है तो बोलेगा कि ये तो 3 क्यूब वाला है, यही सही होगा। तो आंतों जाकर पता चला कि ये तो गलत है। ठीक है, इसीलिए इस तरह से सरल करके ही आप बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलो मैंने आपको काफी विस्तार से बता दिया है, इस तरह से बनाओगे। चलते हैं क्वेश्चन 15। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 15, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तकार है। क्या है विविक्तकार? को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। इसको दिखाते हैं हम लोग डी से। साथियों याद होगा आपको फॉर्मूला के डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है, जहाँ BAC क्या है, BAC उनके जो मानक रूप में ABC आता है ना, उनके गुणांक है। ये जो द्विघात समीकरण है उनमें से गुणांक है। B क्या है, x का गुणांक है, A x² का गुणांक है, और C वाला आपका एक अचर पद होता है। तो फिर D इक्वल टू b² - 4ac। यहाँ इसको अगर तोड़ो इस रूप में लिखोगे ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो a की जगह पर कौन दिख रहा है, 3, b की जगह पर कौन दिख रहा है, तो ये चुन लो, a = 3, b = -5 और c = 2। यहाँ पर बिठा दो, b का मान 5 है, इसका स्क्वायर करो 4, a का मान 3 है, c का मान क्या है 2 है, कोई माइनस में नहीं है क्या? अरे b तो माइनस में है। -5 का स्क्वायर करोगे प्लस 25 होगा, 4 × 12 = 24, 25 से 24 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 1। विविक्तकार पूछा है ना कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से क्वेश्चन आपसे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज जो आपका 4 पॉइंट है उनमें से पूछता है। तो इस तरह से पूछेगा तो बड़ी आराम से निकाल लेना। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो प्लस माइनस रहता है उससे ध्यान से चुनेंगे, तभी आपका सही आंसर आएगा, वरना वो गलत ऑप्शन भी ऑप्शन में रहेंगे आपको भटकाने के लिए। गलती से मान गलत बिठाया, वो वाला ऑप्शन में मिलेगा, आप सोचोगे कि टॉप पिटाई मतलब हो गया पा लिए, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं हुआ। चलो चलते हैं क्वेश्चन 16। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। कब? देखिए दो का मूल होगा, बराबर होगा, वास्तविक भी होगा। ये किस कंडीशन में होगा? ये हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल करके यानी कि विविक्तकार निकाल के ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। इन सब का डिसीजन हो जाता है। 3 कंडीशन है, ये देखो साथियों तीनों ऑप्शन में है, इसी तीनों कंडीशन के आधार पर आपका तय होता है। तो देख लेना क्या क्या हो रहा है आपका। अगर डी का मान, अच्छा मतलब डी का मान के बदले में इसी को लिख देते हैं। अगर b² - 4ac << 0 होगा, 0 से कम हो गया ना, यानी कि माइनस में होगा, 0 से कम हुआ उस समय आपके क्या होंगे, वास्तविक ना आकर के क्या आएंगे, काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ओके, अगर b² - 4ac = 0 हो गया, शून्य एकदम बराबर हो गया, अगर 2 बराबर वास्तविक मूल मिलेगा, है ना, वास्तविक भी मूल होगा और बराबर भी होगा। और अगर तीसरा कंडीशन अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाए, है ना, उसका वैल्यू प्लस में आ जाए, जितना भी बड़ा आ जाए, तो उस कंडीशन में 2 मूल मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे, 2 अलग अलग वास्तविक मूल मिलेंगे, वास्तविक मूल मिलेंगे। ठीक है साथियों, ये 3 कंडीशन याद रखना। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, आपको उसमें से बनाना है। बराबर होने के लिए आपको क्या चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना, 0 के बराबर। 0 से कम हुआ तो वास्तविक नहीं आएगा, काल्पनिक आएगा, अलग अलग मूल होंगे। 0 से बड़ा हो गया यानी कि प्लस में वैल्यू आ गया, वास्तविक आएगा, लेकिन 2 अलग अलग मूल होंगे, अल्फा अलग होगा, बीटा अलग होगा। ठीक है, और बराबर वाले कंडीशन में अल्फा बराबर बीटा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा तब, वास्तविक बराबर के लिए ये वाला ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलते साथियों क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, द्विघात समीकरण ये वाला के मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा, मूलों की प्रकृति जो अभी बता रहे थे ना, वही मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति को हम उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकार से ही डिसाइड कर देते हैं। उनके विविक्तकार में से जैसे वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान के लिए क्या होना चाहिए, d = 0 होना चाहिए, d का मान 0 होना चाहिए, यानी कि क्या होगा, b² - 4ac = 0 होगी। ठीक है,
और अगर वास्तविक के मान असमान है तो उस समय क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा। वास्तविक नहीं होगा यानी कि काल्पनिक होगा, उस समय क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा। इनमें से कोई नहीं पूछा है। तो क्या हो रहा है डी इस समीकरण में, उस समीकरण से चुनते हैं तो a = 2 मिलेगा, b = -5 मिलेगा और c = +3 मिलेगा। निकालो डी क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो फिर b का मान क्या है, -5 है, इसको स्क्वायर करोगे फिर -4 गुना a का मान 2 है, फिर c का मान 3 है। क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो डी का मान क्या हुआ, 1 मिला। डी का मान 1 है तो 0 से तो बड़ा है ना, डी का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। इस कंडीशन के लिए जब समीकरण ऐसा है तो उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो पता चला कि d = 1 आया, जो कि 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा वाला कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक आता है लेकिन अलग अलग मूल आते हैं। आपका सही आंसर होगा ये। बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 की बात करें, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान है। कैसा है, मूल समान है। तो k का मान क्या होगा, मूल समान है यानी कि उस समय d यानी कि b² - 4ac क्या होगा, 0 होगा। b² - 4ac 0 वाले कंडीशन में ही मूल समान होते हैं। इस समीकरण से अगर हम लोग चुनते हैं a = 2 तो b = k, c = 3। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग 0 के बराबर कर देंगे उस समय k का मान जितना आएगा वही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो b² यानी कि k² - 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 = होना चाहिए 0। तो k², 4 दूनी 8 दिया 24, 0। हम k² निकालना चाहते हैं तो ये उधर जाके हो जाएगा +24। ठीक है, हमको रूट हटाना है यहाँ से, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो 24 के आगे भी रूट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये अकेले हो जाएगा। k क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 24। हमें क्या मिला, 2√6 मिला, 2√6 मिला। ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा ना, क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो k का मान क्या होगा, d का मान एकदम मूल समान होगा ना, तो दोनों 2√6 होगा। तो यहाँ पर देखना, ऑप्शन देखना, यहाँ दिया हुआ है 3√6 का मान हो जाएगा 3 3 9 54, ये तो है नहीं। -3√6 होगा नहीं, 2√6। देखो 2√6 यहाँ ऑप्शन में आपका जरूर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लिख करके आपको ये भी बता दिया है कि एक बार प्लस में होगा, दूसरा बार माइनस में होगा। लेकिन आपको पता है मूल समान होंगे, मूल समान होने का मतलब है एकदम समान। प्लस है तो दोनों प्लस, माइनस है तो दोनों माइनस, इसलिए ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, आपके लिए सही आंसर होगा ये। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज के साथ इसमें गलती कर दिया है, उन्हें लगा कि यही वाला प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं होगा, दोनों प्लस में होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सही आंसर करना है, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में सही आंसर k का मान होना चाहिए था क्या, 2√6। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन 19। देखिए साथियों, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 का एक मूल -2 दिया है तो k का मान क्या होगा। अच्छा, मूल क्या होता है, मूल तो वही होता है ना जिसका वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ, वही है। अगर -2 एक मूल है तो k जहाँ पर x है, जहाँ x है वहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग -2 बिठा देंगे, उस समय 0 आना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर -k फिर से -2 -10 = 0 हो जाएगा। उस समय k का जो मान होगा वही मेरा आंसर होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, ये प्लस हो जाएगा गुना करके, तो ये हो जाएगा +2k और हो जाएगा -10 = 0। फिर क्या हो जाएगा, 4 से 10 घटाओगे तो 2k = हो जाएगा क्या, माइनस, इधर साइड में ही होगा -10, 2k = हो जाएगा +6 और k = हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो k का मान क्या निकल जाएगा 3। अच्छा, ऑप्शन तो लिखा ही नहीं हमने, ऑप्शन तो लिखा ही नहीं ऑप्शन तो लिखे थे फिर हमने मिटा दिए। क्या क्या ऑप्शन है, -3, बी में है 3, सी में है -2, डी में है +2। तो सही आंसर क्या निकला, 3। अगर मूल आपके -2 एगो दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 बिठा करके k का मान निकाल देंगे। हमने निकाल दिया तो पता चला k का मान 3 है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन 20।
देखते हैं साथियों क्वेश्चन 20, जो कि इस पार्ट 1 वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, इनके मूल क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर मूल निकालना है मतलब वो x का क्या क्या वैल्यू होंगे जिस पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे निकालते हैं। ऐसे मतलब ये a है ये c है, तो हमें क्या मिलता है 6 दूनी 12। इस 12 को फिर हम लोग तोड़ते हैं, इस 12 को तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि उसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। या बीच वाला -1 है तो 3 चौके 12 हो सकता है ना, 3 और 4 में प्लस माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। हाँ, बड़ा वाला में माइनस लगा दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, दोनों जगह x लगा देते हैं। तो फिर ये 6x² माइनस x के जगह पर अब हम इसको बिठाएंगे, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन करेंगे। 3x दोनों जगह कॉमन है, जी हाँ, तो 3 दूनी 6, 1 x बचा है, यहाँ 1। माइनस माइनस दोनों जगह से माइनस कॉमन कर दीजिए, फिर 2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। दोनों जगह से 2 कॉमन कर दिए तो यहाँ 2 बचा है, 2 दूनी 4, यहाँ x है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस करेंगे तभी प्लस, ये माइनस और प्लस गुना होकर माइनस होगा, 1 होगा इक्वल टू 0। अब फिर क्या करना, अब इन दोनों में से फिर से कॉमन होगा, ये 2x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3x बचा, वहाँ से -2 बचा इक्वल टू 0। इसको अगर फिर आगे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू -1 मिलेगा, x इक्वल टू -1/2। तो एक कंडीशन तो ये कि -1/2 मिलेगा। दूसरे बार में जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो 3x इक्वल टू 2 मिलेगा और x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी कि दूसरा जो मूल होगा वो 2/3 होगा। अब यही दो मूल ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, 2/3 है, जी हाँ है, -1/2 है, जी हाँ है, तो यहाँ पर है। तो साथियों इस तरह से हमने क्या किया, JSE जैक का जो पिछले बार 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हमने 1 से 20 तक विद एक्सप्लेनेशन देख लिए, व्याख्या के साथ इसको देख लीजिए, ताकि आने वाले समय के लिए भी हम लोग तैयार रहें। किस तरह से जैक क्वेश्चन पूछती है और उसके आधार पर हमें खुद को भी रेडी रखना है। इसी प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को बनाए रखिए। 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस 40 क्वेश्चन में से आपको 35 से 38 क्वेश्चन सही कीजिए, तभी आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा सही होगा। तो पिछले साल के क्वेश्चन को इसी तरह से, तो नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट 2 होने वाला है उस पार्ट 2 में हम 21 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने साथियों को जितने भी इस बार मैट्रिक लिखने वाले हैं उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उसको भी ऑब्जेक्टिव की समझ हो जाए, वो आपके ही साथी होंगे, आपके ही फ्रेंड होंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर के। इसी तरह से फिर हम पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, और इस बार के लिए जो मैथ का जो हम लोग सीरीज डाल रहे हैं वो तो हम डालेंगे ही डालेंगे। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।